नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है अभी चल रहा है और मैंने भी अपना एसएससी का एग्ज़ाम 18 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में दिया था। मैंने अपना रिव्यू भी आप लोगों के सामने दिया था। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न भी पूछे, सबका मैंने जवाब भी दिया है। ठीक है, तो जीके का कोई भी था नहीं चल रहा है और जीके कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि मेरा वीडियो आप पढ़ लो उससे पूरा प्रश्न आ जाएगा, ऐसा मैं भी नहीं बोलता। ठीक है, और जहाँ तक बात है आप लोगों का डिमांड का, तो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि जो मैथ्स के जो प्रश्न हैं कैसे प्रश्न आए वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। तो मैं एज इट इज़ उसी तरह के प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने बस क्या किया है कि जो वैल्यू है उसके जो वैल्यू है वो मैंने चेंज कर दिए हैं और उस तरह के प्रश्न मैंने खुद से बनाए हैं और आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो मैं ये भी बता दूं कि मैं एसएससी का जो गाइडलाइन आया है उसका मैं किसी तरह से उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अभिनव सर, गगन प्रताप सर और राकेश यादव सर जी को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी तरह का एनालिसिस नहीं लेकर के आता हूँ और कभी लेकर भी नहीं आया हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सब जो हैं वो सब मेरे पूजनीय हैं। मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि मैं भी उन लोगों का क्लास देखा हूँ, मैंने कुछ सीखा भी है उन लोगों से। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरे दिल में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। वो उन लोग जो हैं वे लोग मैथ्स के लीजेंड हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का मैथ्स का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेरे पास तो वो बोर्ड तो है नहीं, तो अभी मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को किसी तरह से भी लाभ पहुँच जाए। ठीक ना, तो देखिए इस तरह से मैंने लिखा है, थोड़ा मेहनत किया है मैंने। ठीक ना, वो मैंने देखिए यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूँ आपको क्वेश्चन। वो सारे मैंने DI के भी क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, और इस तरह से हैं। तो आपका समय न लेते हुए मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट करता हूँ अभी। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पाथ की लंबाई 7440 मीटर है। दो व्यक्ति एक ही स्थान से क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। वे दोनों पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। वृत्ताकार पाथ है, मतलब ये एक वृत्ताकार ऐसे पाथ है। इसका जो लंबाई है ये 7440 दिया हुआ है। 7440 मतलब कि इसका जो ये पेरीमीटर है वो दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस मतलब परिमाप दिया हुआ है, 2πr का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर ये चल रहा है तो ये विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब इधर की ओर अगर ये गया, ठीक है, तो एक व्यक्ति यहाँ से इसके उल्टा साइड जाएगा, ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों कब मिलेंगे? जब ये पूरा दूरी को कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरा दूरी एक बार कवर करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे मिले तो वे कितने समय बाद मिलेंगे ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, 18 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका स्पीड आया। और इसका स्पीड कितना आएगा? तो 36 गुने 5/18 तो आ गया, ये 2 से काटेंगे, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये दोनों का जो स्पीड है विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो ये दोनों हम क्या करेंगे दोस्तों? ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। और मतलब 1 सेकंड में ये 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इतना दूरी तय करना है। तो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए 15 से, आपके पास सारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ये आंसर कितना आएगा दोस्तों? तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 9 35 से बच गया 9, 9 0 15 6 90, 496 सेकेंड। 496 सेकेंड आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे जो प्रश्न हैं इसी तरह के प्रश्न आए हुए थे, इसलिए मैंने करवाया। ठीक है, 1600 अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट देकर 1000 रुपये में बेचा गया। यदि पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट कितना प्रतिशत है? डिस्काउंट वाला है, मतलब जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है? तो 1600 रुपया, उस पर 2 छूट दिया गया, 2 छूट दिया गया जिसमें से पहला छूट है 25%। तो हम 1600 का 25% जानते हैं। 25% का वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो इसका 1/4 कितना होगा? 400 रुपया। 400 रुपया जब माइनस करेंगे तो पहला छूट देने के बाद 1200 रुपया आ जाएगा। अब 1200 रुपया के बाद जो है 1000 रुपया में इसको बेचा गया है।
तो कितना रुपया और छूट दिया गया, 200 रुपया। कितना पे, 1200 पे, 1200 पे 200 रुपया छूट दिया गया। ये आप देख रहे होंगे, आपको देखते के साथ पता चल रहा है ये 1/6 का वैल्यू है। जो 1200 का जो 200 रुपया छूट दिया गया वो 1/6 के बराबर है। 1200 का 1/6 2 होता है, तो 1/6 के जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है दोस्तों, 1/6 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो 16.2/3 का। तो यही हो गया 16.2/3% जो है वो दूसरा छूट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं प्रश्न। ये जो है अलग अलग विषय की परीक्षा देने वाले लड़के एवं लड़कियां का संख्या दिया गया था। ठीक है, उसमें जैसे कि इतिहास में 800 लड़के थे और 600 लड़कियां थी, भूगोल में 624 लड़के थे और 576 लड़कियां थी। आपसे प्रश्न पूछा है भूगोल की परीक्षा देने वालों में लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो भूगोल का परीक्षा कितने बच्चों ने दिया, तो ये रहे लड़का और ये रहे लड़कियां, तो 624 और 576, इसको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये टोटल जो संख्या है वो 1200 आएगा। मतलब टोटल छात्र 1200 थे, जिसमें से लड़का जो था वो 624 था। कितना में से, 1200 में से। इसका परसेंटेज पूछा है तो हम यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काटेंगे, 12 से इसको काटेंगे तो कितना हुआ, 12×25 60 और 12×2 24, यानी कि 52% इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आपको शायद यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आप ऐसे भी मैं बोल रहा था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हो, ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन था 21/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक शंकु है दोस्तों, शंकु है, और ये शंकु का जो है आर दिया हुआ है ना, आर कितना दिया हुआ है, सॉरी, आर जो है वो दिया हुआ है 21/2 सेंटीमीटर, और इसका जो तिर्यक ऊंचाई है ये नहीं, ये वाला, मतलब एल दिया हुआ है कितना, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका दिया हुआ है 21/2 और एल दिया हुआ है 10। तो आप इसको काट दीजिए। ठीक है, 11 से ये कट जाएगा और 7 से 3 बार में ये कट जाएगा, 11 तिया 33 दहा 310। क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत ही ईजी था। tan थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है और रूट में पूछा है 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा। आप इसको सूत्र से भी बना सकते हैं, वैसे मैं आपको इस प्रकार बताता हूँ। ठीक है, जिससे सब लोगों को समझ में आएगा। ये चीज़ सब लोग जानते हैं, ABC एक त्रिभुज है। tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब है ये 4 और आधार हो गया 3। तो आपको पता होगा ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये 5 हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, तो 1 - लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 4/5 डिवाइड बाय 1 + 4/5। यहाँ भी साइन थीटा का ही वैल्यू है। तो और ये जो है ये टोटल क्या है, रूट में है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 5 एकम 5 -4 यानी कि 1/5 आ गया ये ऊपर में, और नीचे कितना आएगा दोस्तों, नीचे आएगा 5 एकम 5 4 9/5, 9/5। तो हम इसको क्या करेंगे, 1/5, और ये नीचे वाला जो नीचे कितना है, नीचे कितना है 9, ऊपर चला जाएगा कितना 5, और ये 5 से 5 कट जाएगा, बच के सारे रूट में हैं। आप ध्यान रखिएगा ये क्या है, रूट में है। तो कितना आ गया 1/9 रूट में आया, तो कितना आएगा दोस्तों 1/3, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 1/3 इसका राइट आंसर है। आपको दिख तो रहा है ना दोस्तों। चलिए ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले देखिए कि जो पिता और पुत्र है जो है, इसका हम मान लेते हैं पिता जो है 7x है, ठीक है, और पुत्र जो है वो 3x है। हालांकि आप x मान के नहीं बनाइएगा तो भी बन जाएगा, वहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन से आप देखेंगे तो बन जाए। जैसे पुत्र का पूछा था आपसे, पहले देखना था ये पुत्र का है, तो 3 से कटने वाले जो है ऑप्शन को चेक कर लिया जाता है। एक बार देख लेते हैं 5 वर्ष बाद, अगर पिता जो है 5 साल बाद इसका 5 वर्ष बढ़ जाएगा उम्र, तो पुत्र का भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये दोनों जो हैं 2/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए। ठीक है, तो 7x + 5 = 6x कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस में 10 हो गया।
तो 7 माइनस 6 यहाँ पे बच जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू 5 आया है। आपसे पूछा है पुत्र का वर्तमान आयु, तो पुत्र का वर्तमान आयु हमने माना था 3x, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 वर्ष उम्र होगा पुत्र का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, और आपसे पूछा है x का पावर 1479 प्लस 1/x का पावर 1480। तो आप इसको ऐसे तो बनाना बहुत मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू अगर कभी भी 2 दिया हो तो आप x का वैल्यू 1 रखिए और यहाँ भी x का वैल्यू 1 रखिए, तो ये 2 सेटिस्फाइड हो जाएगा। मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। अब x का वैल्यू 1 है तो यहाँ भी हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, उसका पावर कितना भी हो 1 ही होगा, और उसके बाद यहाँ भी 1 होगा तो 1/1 1 होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही ईजी था। ठीक है, ऐसे प्रश्न ही पूछे गए थे, हम अपने मन से नहीं लाए हैं दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि हम जानबूझ के इजी क्वेश्चन लाए हैं, तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 55 kg वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति के आने से 14 व्यक्तियों की औसत आयु में 0.5 kg यानी आधा kg की वृद्धि हो गई। नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि जो 14 व्यक्ति है, 14 व्यक्ति की औसत आयु में आधा किलो का अगर वृद्धि हो गया तो हम क्या करेंगे, 14 व्यक्ति तो उतना ही रहे हैं ना, व्यक्ति तो कम बेसी नहीं हुए। एक व्यक्ति गया, उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ गया, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो व्यक्ति का तो संख्या सेम ही रह गया। जो ये बढ़ा है आधा किलो, ये हम देख लेंगे। तो ये कितना केजी टोटल वजन बढ़ा होगा, 7 kg वजन बढ़ गया था कितना केजी वाला, 55 किलो वाला, 55 किलो वाला गया और 7 किलो वजन और ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये बढ़ा होगा। ठीक है, तो टोटल कितना 62 kg वाला नया व्यक्ति आ गया होगा। ठीक है, यही तो इसका राइट आंसर। आप देख के मतलब 2 सेकंड 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। कि ये तो जो है 6 और 7 में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर हों। यहाँ पे बराबर बना नहीं हमसे, ठीक है, बराबर हों। ठीक है, तो इस सब की जो है 14 सबका भुजा है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 14 इंटू 14। तो ये देखिए, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 7 होगा, 2 से हम काट रहे हैं ना, 7, 2 दूनी 4 नीचे चला गया, 7 49 √3 कितना, 49 √3 इसका आंसर होगा। कितना इजी प्रश्न था ये। देखिए मान निकालने के लिए एक दिया हुआ था। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको हल करते हैं। तो ये हो गया 15 × 4 60, ये कितना हो गया 60। तो 83 में से हम 60 माइनस कर लेंगे, कितना आ गया, इसका वैल्यू तो 23 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 9 × 9 कितना होगा, 81, 81 प्लस 23, यहाँ पे कितना 23 दिया हुआ है, तो कितना 104 हो गया। कितना, ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 104। अब जो ये 104 है, 105 में से 104 हम घटाएंगे, ये 105 में से 104 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 यहाँ तक का वैल्यू आ गया। मतलब ये जो बिग ब्रैकेट है ये मैंने सॉल्व कर लिया, 46 आया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। तो पहले डिवाइड करेंगे 46 को, जब 276 को जब 46 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 6 आएगा क्या, 6 छक 36, हाँ लास्ट डिजिट तो 6 ही है, 6 चौके 24, 6 छक 36 सही है, 6 आएगा। इसको डिवाइड कर दिए, ये इसका आंसर आ गया 6 डिवाइड करने के बाद। और 325 में 6 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 331। राइट आंसर होगा इसका 331। तो ऐसे ही इसको स्क्रीन पे किया जा सकता था, हमने तो इसको स्क्रीन पे ही किया था। त्रिभुज ABC में लंब AD, लंब क्या है दोस्तों, AD एक लंब है। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, ABC, इसमें एक लंब डाला हुआ है क्या, AD, जो BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, 2 भागों में बराबर बराबर बांटता है। AD की लंबाई आपका दिया हुआ है 12, ये जो AD है ये दिया हुआ है 12, और AB दिया हुआ है 20, ये वाला जो है ये दिया हुआ है 20, और पूछा है आपसे BC की लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये अगर हम निकाल लें BD, तब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये निकलेगा तो इससे दुगना ये हो जाएगा, क्योंकि डबल होगा, क्योंकि आधे आधे में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आपको 12 और 8, आपका तो पता होगा हीरोइन, ये जो ट्रिपलेट होते हैं कि कितना होता है, 4 5
3 4 5 होता है, कितना होता है 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है। तो देखिए 4 × 12, 5 × 15, 3 चौके 12, 5 चौके 20। हाँ, ये देखिए 4 बार मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 12 20 दिया हुआ है, 12 और 20 दिया हुआ है। ये आपका, ये जब हमने कितना से मल्टीप्लाई किया है 4 से मल्टीप्लाई। आपको पता होगा कि ट्रिपलेट अगर किसी का ट्रिपलेट है तो हम उसको मल्टीप्लाई भी अगर करते हैं तो ट्रिपलेट जो है वो फॉलो करता है, ठीक है, वो ट्रिपलेट पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है तो 6 8 10 भी ट्रिपलेट होगा, 9 और फिर 12 और 15 भी ट्रिपलेट होगा, फिर होगा आपका जा कर के 12 16 और 20 भी ट्रिपलेट होगा। तो ये देखिए ट्रिपलेट वाला ही है ना। आपके जो 12 और 20 दिया हुआ है, एक का वैल्यू 16 है, मतलब ये नीचे वाला जो है ये 16 है और ये भी 16 होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 16 + 16 कितना आ जाएगा दोस्तों, BC की लंबाई आ जाएगी 32। BC का लंबाई कितना है 32 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो एक बार इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने लिखा था। ये देखिए एक डाटा आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, पूरा क्वेश्चन ही दिख रहा होगा आपको। दिया गया है कि ये जो दिया गया पाई चार्ट है विभिन्न रंग पसंद करने वाले लोगों को दर्शाता है, ठीक है। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिग्री दिए हुए हैं। आपको पता है कि वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो ये टोटल जो है वो 360 डिग्री दिया हुआ है, 360 डिग्री वैल्यू। ये बता रहा है कि ए का मतलब क्या है। ए का मतलब है कि लाल पसंद करने वाले लोग जो हैं ए हैं, मतलब 65 डिग्री जो लोग हैं वो लाल पसंद करते हैं, लाल रंग। ये पीला लिखा हुआ है, ठीक है, बी पीला। आपसे हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। पूछा है यदि भूरा रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या 884 है। यहाँ पे लाल पीला भूरा तो कहीं दिख नहीं रहा दोस्तों, भूरा तो कहीं भी नहीं है। क्या किया जाए, भूरा तो कहीं नहीं है दोस्तों, भूरा कैसे आ गया। अच्छा, इसने जो है आपसे खेल गया है। ये क्या क्या किया है, खेल गया है। ये आपसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए क्योंकि वहाँ पे एक वैल्यू ऐसा दे दिया जो कि उस पाई चार्ट में था ही नहीं। अब बताइए कि ये पाई चार्ट में नहीं है, बच्चे ढूंढते रहेंगे कि भूरा कहाँ है, भूरा कहाँ है, भूरा तो है नहीं। तो ये जो है ये सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये देखिए कि गुलाबी, बैगनी और आसमानी पसंद करने वाले। बहुत सारे बच्चे तो ये ढूंढ रहे थे कि इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब बताइए कि वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, कैसे बनाया जाए। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिग्री तो दिया हुआ है ना। डिग्री अगर दिया हुआ है, अगर मान के चलिए 90 डिग्री किसी का वैल्यू है और किसी और के पास 120 डिग्री का वैल्यू है, तो उसको कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। अब 90 का वैल्यू कितना होगा, 90 का वैल्यू जो है 90 का 30 डिग्री कितना परसेंट होता है, 33.1/3% होता है। तो आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पूछा, गुलाबी, बैगनी और आसमानी। दोस्तों गुलाबी, बैगनी और आसमानी। गुलाबी का मतलब देखिए डी है, बैगनी का मतलब एफ और आसमानी जी। तो डी का वैल्यू 110, गुलाबी का मतलब कितना 110 प्लस 110 लाल, सॉरी हाँ गुलाबी, गुलाबी का डी। उसके बाद बैगनी, बैगनी कितना है एफ, एफ का वैल्यू है 40, तो 40 और जोड़िए। उसके बाद दिया हुआ आसमानी, आसमानी जी, जी का वैल्यू 20, तो हो गया 60, यानी कि टोटल हो गया 170 डिग्री। किसका हो गया, ये गुलाबी, बैगनी और आसमानी पसंद करने वाले लोग। कितना हो गया, आपको दिख रहा है ट्यूशन, ट्यूशन दिख रहा है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं दिख रहा होगा, ठीक है। मैं ऊपर बताऊं क्या, ऊपर बताता हूं। आपने यहाँ तक तो समझ गया कि गुलाबी, बैगनी और आसमानी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 170 डिग्री, ठीक है। अब ये देखते हैं कि नीला, लाल, लाल, नीला और पीला, लाल, पीला और नीला, लाल ए और बी, ए और बी कहाँ है, तो ये 65 और 25, 65 और 25 कितना होता है 90, 65 और 25 90। और पीला, नीला, नीला कितना है ई हो गया 30, तो 90 यानी कि 120। अब आपसे पूछा कि पसंद करने वाले लोगों से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, मतलब इससे ये कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो अधिक है। सबसे पहले तो हम आंसर में ढूंढेंगे कि अधिक वाला कहाँ है, क्योंकि अधिक है। कितना अधिक है, 50 अधिक है। कितना पे, तो 120 पे। ये तो वैल्यू हम इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, ये तो इस पे इससे पूछा है। तो 120 परसेंटेज में हम इसको चेंज करेंगे, 1 0 से 1 0 इसको काट लेंगे, 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी कि 25 25 125/3% ये आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको फंसना नहीं है कि ये वैल्यू क्यों दिया हुआ है। ये वैल्यू सिर्फ आपको ये
वहाँ पे टाइम वेस्टिंग करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका हाँ अगर इसका मान के चलिए अगर कोई वैल्यू भी दे दिया होता है कि 360 डिग्री का जो वैल्यू है वो जो है 18,000 या 18 लाख कुछ भी दे दिया है, तो भी हम नहीं निकालते। अगर ये प्रश्न आता कि कितना प्रतिशत अधिक है, हाँ अगर ये पूछता कितना अधिक है तब हमको फिर ये निकालना पड़ता है, ये जो अंतर हम देख लेते 50 डिग्री का फिर वैल्यू हम यहाँ से निकालते, लेकिन ये कितना प्रतिशत अधिक है तो इसको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिशत जो है जो यहाँ से जो प्रतिशत आया हम यहाँ से अलग अलग वैल्यू भी निकाल के प्रतिशत निकालें तो भी वही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आपका समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है 7.6 इंटू 7.6 इंटू 7.6 माइनस 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4, ये भी क्यूब, अब ये भी क्या है, ये भी जो है क्यूब ही है, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी होगा, ए बी प्लस वाला नहीं है ना, माइनस में है, तो माइनस में है तो ए माइनस बी, यही ध्यान देना होता है कि माइनस करना है या प्लस, क्योंकि ऑप्शन में ये माइनस वाला भी ऑप्शन दिया हुआ था और प्लस वाला भी ऑप्शन दिया हुआ था आंसर में। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस ए बी, तो ये टोटल कैंसिल, बचा सिर्फ क्या ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू है 7.6 माइनस 2.4 है बी का वैल्यू, कितना आ जाएगा दोस्तों 5.4, 5.4 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको ये ऑब्जर्व करना था कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे दिया हुआ है, नीचे वाला सारा कैंसिल हो रहा है। अब देखिए आगे प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन 8 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए कर सकता है 6 दिन में, बी कर सकता है उसको 8 दिन में, तो वे दोनों मिलकर काम तो शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 3 दिन में काम हुआ कितना है, तो हम देखते हैं ए और बी, ए जो है काम को ख़त्म कर सकता है 6 दिन में, बी काम को ख़त्म कर सकता है 8 दिन में। ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे जो कि टोटल वर्क हम मानेंगे, टोटल वर्क होगा 24 दोस्तों 24 है, 6 अगर ए जो है 6 दिन में काम करता है तो 24 काम इसको करने में कितना दिन लग जाएगा दोस्तों, 24 काम जो है ये 4 काम अगर प्रतिदिन करे तब ये 24 दिन काम कर देगा, मतलब 4 काम इसको डेली करना होगा, इसको ए को। बी को कितना काम करना होगा, बी को 3 काम करना होगा, मतलब इफिशियंसी जो है बी का 3 है और ए का 4 है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब 4 काम ए कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, तो टोटल 7 काम एक दिन में हो रहा है। 3 दिन काम किया है यानी कि 21 दिन काम कर दिया है, 21 काम हो गया, 21 काम हो गया। टोटल काम आपके पास 24 है, बचा हुआ कितना काम है 3, शेष काम बी करेगा, तो 3 काम बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है 3 काम, और ये 3 काम जो है वो एक दिन में करता है, तो कितना लगेगा 1 दिन यहाँ पे लगेगा, 3 का काम को करने में बी को कितना दिन लगेगा 1 दिन, कितना 1 दिन, और पहले 3 दिन और लगा है, पहले तो 3 दिन और साथ में काम किया ना, तो टोटल मिला के इसका कितना होगा 4 दिन में काम खत्म होगा, मतलब टोटल जो है 4 दिन लगा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जो कि मेरे पास 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है आपके सामने, ये देखिए, एक वस्तु को 8800 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ हुआ, बताइए कि उस वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ में बेचा गया। वैसे दोस्तों आप तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, जो वस्तु है 8800 में बेचा, 1/4 इसको निकालिएगा तो 2200 आ जाएगा। अब 2200 लाभ हुआ तो कितना 8800 माइनस 2200 यानी 6600 रुपया क्रय मूल्य है, 6600 क्रय मूल्य है, 2200 लाभ है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, यानी 1/3 लाभ हुआ है। 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/3 का वैल्यू आपको पता है 33.1/3% होता है। वैसे दोस्तों मैं इससे कोई मतलब रखूँगा ही नहीं, हो सकता है अभी इतना आसान दे दिया, कभी ये जो वैल्यू है बहुत ही डिफ़िकल्ट दे दे, तब वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगा ना। तो हम इस वैल्यू को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, बस यहाँ देखेंगे 1/4 भाग, विक्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ हुआ, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 4 है तो उस पर 1 रुपया क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य जो है वो 3 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 3। अगर कोई वस्तु को आप 4 रुपये में बेच रहे हो, 1 रुपया आपका लाभ हुआ है, इसका मतलब है कि 4 में से 3 रुपया में उसको आप खरीदे होंगे,
₹3 उसका क्रय मूल्य है। अगर ₹3 क्रय मूल्य है और ₹1 लाभ है, क्या है, ₹1 लाभ है, कितना पे, 3 पे। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है तो कितना होगा, 33.1/3% लाभ क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, बहुत ही ईजी। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन कितना होगा। अब आयतन पूछा बेलन का, बताइए। पाई पाई आर 2 पाई आर एस, क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एस, सॉरी पाई आर स्क्वायर एस, 2 मैंने क्यों लगाया, 2 पाई आर एस, तो इसका क्या होगा, इसका पृष्ठफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर जो है किसका होता है, वृत्त का, है ना। अब एच बेलन है तो एच इसका ऊंचाई भी होगा। तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2288 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालना है तो क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। राम ने 3 लाख रुपए में से एक भाग को 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लगाया। एक वर्ष के अंत में राम को कुल 5.2% ब्याज प्राप्त हुआ। वैसे दोस्तों ये जो है आप ऑप्शन से करेंगे, एक ऑप्शन आपका है 1,80,000, 1,80,000 और 1,20,000 और है यहाँ, और 1,20,000। बी ऑप्शन है 1,20,000 और 1,80,000। इसी तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न था। मैंने पता है इसको क्या किया, मैंने देखा कि अगर अलग अलग निकालते हैं तो एक पर एक ये सब निकालना पड़ेगा मान करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। मैंने क्या किया कि कुल कुल 5.2% ब्याज प्राप्त हुआ है, तो इसका 5.2% कितना होगा, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 तो आएगा। ये 52 तिया 156, 156 आना चाहिए, 52 तिया 156, ये दोनों को मिला के। पहला भाग अगर 18 ये है, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 18 चौक कितना होगा, 18 चौक 72, पहला हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कितना दिया हुआ है, 1,20,000 है ना, हाँ 1,20,000, तो ये 12 12 ये 6% पे अगर लगाया गया होगा तो 12 छक 72, ये भी आ जाएगा, 72 दूनी 144, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इसको हम फटाक से सेटिस्फाइड करेंगे कि 12 चौक 48, बर चौक 48 प्लस यहाँ पे कितना दिया हुआ, 18 6% पर लगाया गया होगा, 18 छः 78 से 108, ये देखिए यहाँ पे 156 आ गया, 156 आ गया है, यानी कि यही ऑप्शन सही है। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से ही बनाइए, आपका समय बचत होगा। एग्जाम में कोशिश कीजिए कि ऑप्शन जो है वो आप पकड़िए। ये कैसे आएगा, तो आपको ये बार बार जब आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको आप देख लीजिएगा, एक से बना के बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना। अभी एक देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, डीई वृत्त की जीवा है। डीई जो है, हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं दोस्तों, एक वृत्त हम बना लेते हैं, सॉरी जैसे बने हम इसी को जीवा मान लेते हैं। ये जो है डीई, डीई क्या है दोस्तों, वृत्त की जीवा है, डी और ई। आपसे क्या पूछा गया, यदि डी वृत्त की जीवा और के डी ई वृत्त का छेदक रेखा है, के डी ई, डी ई तो है तो के इधर आएगा कहीं पे, के इधर ले लेते हैं, यही लाइन जो है के डी ई हो गया। ठीक है, के डी ई ये क्या है, छेदक, जो वृत्त को क्या कर रहा है, छेद कर रहा है, आर पार कर रहा है। यदि के डी 9 सेंटीमीटर, के डी कितना दिया हुआ है, ये जो है 9 दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, और डी ई दिया हुआ है, डी ई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और के एच बिंदु एच पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। दोस्तों वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, कहाँ पे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, एच पे, एच मान के चलिए यहाँ पे कहीं होगा। ये एक स्पर्श रेखा मैं बनाता हूँ, ये देखिए ये स्पर्श रेखा बना, यहाँ पे आया एच। ठीक है, एच, के एच क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो के एच ज्ञात करना है दोस्तों, के एच आपको ज्ञात करना है, के एच की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये आपको पता होगा कि एक वृत्त का एक छेदक रेखा और एक अगर स्पर्श रेखा होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा इसका कॉन्सेप्ट कि के एच अगर निकालना है तो के एच बराबर क्या होता है, ये के डी, क्या, के डी इंटू डी ई, के डी इंटू डी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम गुना कर लेंगे, है ना, यही तो करना होता है। तो इसको कितना आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 9 होगा के डी इंटू 7 दिया हुआ है डी ई, 7 दिया हुआ है डी ई, 9 सते 63,
मैंने कहीं कहाँ पे गलती कर दिया दोस्त? 18 नंबर है ना? हाँ। हम्म, हाँ हाँ, ये गलत कर दिया मैंने। के डी इंटू डी। अच्छा, डी ई लिख दिया यहाँ पे। के ई होगा ना पूरा। के ई, सॉरी, यहाँ पे के ई होगा। के डी इंटू के ई। के डी इंटू के ई। के डी इंटू के ई, के ई कितना हो जाएगा? 9 7 16। यहाँ पे 16 होगा, 7 के स्थान पे 16। तो 9 इंटू 16 कितना होता है? 16वां 44। और 144 आपको पता है कि किसका वर्गमूल होता है? 12 का। तो ये जो भुजा है ये 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, 12 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है आपको। अब हम बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही ईजी। ये क्वेश्चन मैंने, मेरे शिफ्ट में नहीं आए थे, ये मैंने खुद से दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ये 20 दिया हुआ है, इनफाइनाइट दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसको तोड़ना होता है 2 भागों में, जो कि 1 का डिफरेंस हो। कितने का? 4 इंटू 5, 1 का डिफरेंस हो। अगर यहाँ पे प्लस होता तो 5 आंसर होता है, यहाँ पे माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। तो आंसर इसका 4 है। मोहन का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों का औसत कितना है? 65 रन 19 पारियों का औसत है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 करने के लिए उसे 20वीं पारी में कितना रन बनाने होंगे? दोस्तों 19 पारी खेल चुका है, 65 रन उसका औसत स्कोर है। 19 पारियों तक कितना है? 65। 20वीं पारी उसको, 20 पारी में उसको औसत स्कोर कितना करना है? 67। दोस्तों आप ये ध्यान यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि 19 पारी का औसत कितना है? 65। 20वीं पारी अगर उसका औसत अगर 65 रखना है, 20वीं पारी में भी अगर उसको अपना औसत 65 रखना है, तो 20वीं पारी में उसको 65 रन तो कम से कम बनाना होगा। ठीक है, 65 रन कम से कम बनाएगा तो उसका औसत जो है 65 बना हुआ रह जाएगा। लेकिन बोला कि उसको 65 से 67 करना है, यानी कि 2 रन बढ़ाना है। तो 20 पारियों में 2 रन बढ़ाना है, तो 20 इंटू 2 कितना, यानी कि 40 रन उसको और ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। टोटल जो है 115, 60 और 40 105 होता है। 105 रन इसको बनाने होंगे कि 20वीं पारी में, तब जाकर के औसत जो है 167 हो जाएगा। बस यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, वो टाइम टेकिंग होगा। ऐसे आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर लीजिएगा। 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, उसमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। दोस्तों अगर 100% मत हुआ, उसमें से एक को 64 मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 36% मत मिला होगा। ठीक है, एक को मिला 64%, दूसरे को मिला 36%। तो जीत हार का अंतर कितना है? जीतने वाले को मिला है 64, हारने वाले को मिला है 36%। तो ये कितना हो जाएगा? 14 में से 6 गया 8, यानी कि 28% जो है जीत हार का अंतर है। 28% का जो अंतर का वैल्यू है वो 434 दिया हुआ है। तो आप 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि कुल मतों का वैल्यू जो है आपसे पूछा गया था, तो 434/28। 28 एकम 28, यानी कि बच गया कितना? 2 13 15 4, यानी कि 54। 54 अठी 64, अठी 64। ये क्या हो रहा है? 15 बच गया ना, 28 बचे 140, 6 आएगा क्या? मैंने सही सोचा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ सही है। ओ सॉरी, ठीक है, ठीक है। 28 परसेंटेज भी तो आपसे पूछा, परसेंटेज पूछा, उसके लिए आपने 100 तो लगाया नहीं। परसेंटेज पूछा मैंने, 100 कैसे नहीं लगाया? हाँ 100 लगाया, 100% का वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। 100%, ये तो 1% का वैल्यू आएगा। 1% का वैल्यू 28 से कम 28, 28 बचे 140, यानी कि 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, और उसके बाद फिर 28 बचे 140, 5 से, इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1550। ठीक है, 1550 वोट आएंगे, जो कि सही आंसर है। मैंने यहाँ पे 100% निकाल रहा है, जैसे कि 1% का वैल्यू होगा ये, और 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1% का वैल्यू तो इतना आया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1550। ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। एक वृत्त पर एक चाप जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वृत्त, एक वृत्त है, एक वृत्त है दोस्तों। एक चाप जो है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये एक चाप है। क्या है दोस्तों? ये एक चाप है, यहाँ तक चाप है। क्या बोला है? इसका लंबाई 11 है। इसका लंबाई जो दिया हुआ है चाप की 11 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो है केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों? 45 डिग्री का।
45 डिग्री का एंगल बनाता है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। आपको क्या दिया हुआ है? तो ये जो लंबाई है चाप का वो दिया हुआ है। अगर चाप की लंबाई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ 11, जो कि 45 डिग्री का वैल्यू है, वृत्त का वैल्यू जो है वो टोटल 360 डिग्री का होता है। वृत्त का वैल्यू कितना होता है? 360। तो ये 45 इंटू कितना है? 45 इंटू कितना? 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा ना? आ जाएगा। 9 चौको 36, सही है। 4 दूनी 8। 8 से इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 360। तो ये भी जो है वो टोटल हमको निकालना है। मतलब हम वृत्त का क्या निकालना चाह रहे हैं? वृत्त का परिमाप निकालना चाह रहे हैं, सरकमफ्रेंस निकालना चाह रहे हैं। तो इसको भी 11 इंटू 8 करेंगे तो 88 सेंटीमीटर जो है वो वृत्त का क्या आ गया? वृत्त का वो आ गया परिमाप। वृत्त की परिमाप अगर आ गया 88 सेंटीमीटर तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? 2πr। 2πr अगर आ गया 2 से इसको काट देंगे तो πr का वैल्यू 44 और r का वैल्यू कितना होगा? 44 इंटू 7 इंटू 22/7 को मैंने उधर गया तो पलट दिया, 22 दूनी 44, यानी कि r का वैल्यू जो है वो 14 है। r का वैल्यू जो वृत्त का जो त्रिज्या है वो 14 आ गया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो πr² निकाल लेंगे तो 22/7 हो गया पाई का वैल्यू, r² यानी कि 14 इंटू 14, 2 से इसको काट देंगे तो हो गया 14 दूनी 28 इंटू 22, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 6 5 11, 616 सेंटीमीटर जो है क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है स्क्वायर में, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर है। 23 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और याद रखिए ये सारे क्वेश्चन जो वैसे ही क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। एक प्रिज्म और पिरामिड का समान आधार और समान ऊंचाई है। एक प्रिज्म है और पिरामिड है, दोनों का जो आधार है वो समान है, ऊंचाई भी समान है। तो प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात। तो दोस्तों अगर आपको ये फार्मूला अगर याद है तो आप इसको आसानी से बना सकते थे। प्रिज्म का अनुपात प्रिज्म का आयतन क्या होता है? प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ, पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म अनुपात पिरामिड पूछा है, प्रिज्म अनुपात पिरामिड। तो प्रिज्म का जो होता है एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है, अनुपात। पिरामिड का कितना होता है? 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो ऊंचाई जब सेम है तो ऊंचाई से ऊंचाई काटो, आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे आधार जो है वो भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है, तो आधार का क्षेत्रफल भी कट जाएगा। बच गया क्या? 1/3। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, यानी कि 3:1। 3:1 इसका सही आंसर होगा। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। इन संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का एलसीएम जो होता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनखंड होता है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनखंड होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? तो पहली संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको ये दोनों संख्या दिया हुआ है तो मतलब इसका जो गुणनफल है ये दोनों का, वो दोनों संख्याओं का भी गुणनफल होगा। और आपको पता है कि मध्यानुपाती जब हम निकालते हैं, मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं? मध्यानुपाती में तो हमें वही ज़रूरत पड़ता है ना, गुणनफल। ए बी का गुणनफल, उसका हम रूट करते हैं। तो ए बी 12 इंटू 2 यही संख्या होगा। तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 12 का वैल्यू इंटू 2, तो इसका रूट करेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√6, 3 दूनी 6, 2√6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो देखिए हम इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लिए हैं। एक देखिए एक लास्ट में एक दिया है, आपको दिखाते हैं। ये भी इजी ही था। दुकानदार तो ये पूछा नहीं गया था, बस इसी टाइप के दिए ही थे, तो मुझे वो याद नहीं आ रहा था तो मैंने अपने तरफ से एक प्रश्न दे दिया है। दुकानदार द्वारा जो है विभिन्न महीनों में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका मात्रा दिया हुआ है और मात्रा जो है वो किलोग्राम में दिया हुआ है। जैसे ए एक सामग्री का नाम है, बी भी सामग्री है, सी सामग्री है, ये सारा सामग्री है। ये महीने के नाम है कि किस महीने में कितना केजी उपयोग की हुआ,
आपसे प्रश्न है, एक साथ सभी 4 महीने के दौरान उपयोग किया गया सामग्री सी की औसत कितनी है। तो ये रहा आपका सामग्री सी। मार्च चारों महीना हमको देखना है, तो 280 कितना हो जाएगा, 560 यही आपको अप्रोच अपनाना है। कहाँ पे आप समय बचा सकते हो, ये बस ये देखना है। तो 28 दूनी 56 यानी 560, और ये रहा 295 और 315, ये 5 हम यहाँ लेके चल गए तो हो गया 300 और 310 610, कितना 610, यानी कि 1170। टोटल कितना से आपको डिवाइड करना है, 4 से, क्योंकि 4 महीने हैं तभी तो औसत निकलेगा। तो 4 दूनी 8, 36 37 हो गया, यहाँ पे 9 चौके 36, यहाँ पे बच गया कितना दोस्तों, 1 0, यानी कि 4 दूनी 8, 4 20, इतना केजी औसत आएगा, 292.5 केजी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको इतना देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, आपने बहुत हमें सपोर्ट दिया है और आगे हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप सपोर्ट देते रहेंगे। और दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आए थे आपसे, कोई बहुत हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि मैथ बहुत ईजी आया है और रीजनिंग भी जो है बहुत ईजी आया हुआ था। ठीक है, हाँ सिर्फ हमें हार्ड लगा तो जीके जो है बहुत ही हार्ड था, क्योंकि जीके में जो है 2023 का पूछा गया था। 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, तो सॉरी, हालांकि प्रश्न हमें नहीं बताना चाहिए। हम इसीलिए अभी तक प्रश्न नहीं बता रहे हैं क्योंकि एसएससी ने मना किया है, नहीं तो मेरे पास करीब करीब मुझे 15 से 16 क्वेश्चन तो याद ही है कि हाँ क्या पूछा था। हाँ, जो वैसे जो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रश्न होते हैं वो एग्ज़ाम के बाद याद नहीं रहते, क्योंकि जो है एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है और वहाँ पे टाइम का भी इशू होता है। ठीक है, तो जो इजी प्रश्न होते हैं वही याद होते हैं, और कोई भी अगर आपको बताएगा तो वो इजी प्रश्न ही बताएगा। 25 के 25 जो है कोई भी आपको सही प्रश्न नहीं बता सकता है, इसलिए सब पे भरोसा भी नहीं करना है। और हम आपको यही बोलेंगे कि लास्ट समय में जो है आप किसी की बातों का भरोसा ना करें। अगर एग्ज़ाम है तो आप अपने जो आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसी पे कायम रहें और उसी पे काम कीजिए, कुछ भी नया करने का कोशिश नहीं कीजिए। ठीक है, आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें किसी के कहने से मैं रहूँ या कोई और रहे, किसी के कहने से आप अपने आप को नहीं बदलो। ठीक है, आप जो हो उसी में आप बेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आप में बेस्ट रहो।